हैं, ये प्रूव करता है कि मेरे जो पार्ट के जो ड्राइंग है उसके हिसाब से मेरे डायमेंशंस क्या आ रहे हैं, उसमें कुछ डेविएशन तो नहीं है, क्या सारे कंप्लायंस हो रहे हैं, कहां कहां पर नॉन कंप्लायंस हो रहा है और कितना नॉन कंप्लायंस हो रहा है। और इसको कहां इस्तेमाल करना दोस्तों, व्हेन टू यूज इट फॉर ईच यूनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एग्जांपल सेल्स, प्रोडक्शन लाइंस, मोल्ड्स, पैटर्न, डाइज। अगर आपके पास में ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जहां पर मल्टीपल डाई कैविटीज हैं, तो हर एक कैविटीज के डायमेंशन को आपको चेक करना है। अगर आप 5 मशीन बना रहे हैं और आपके पास 5 डाइज हैं, तो पांचों डाइज के डायमेंशन को आपको अलग अलग रिपोर्ट बना के सबमिट करना है, ताकि कस्टमर को पता चले अलग अलग डाइज के, अलग अलग मोल्ड्स के क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें पैटर्न्स क्या है। तो दोस्तों डायमेंशनल रिजल्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं, आपको याद रखना है। ऑल डिजाइन रिकॉर्ड स्पेसिफिकेशंस shall be included in the dimensional results, यानी कि आपके ड्राइंग में जितने भी डायमेंशंस दिए गए हैं सारे के रिजल्ट्स होने चाहिए, यानी कि एक तरीके से आपका लेआउट इंस्पेक्शन रिपोर्ट होना चाहिए। Material and performance specifications results can be reported on the separate materials performance test results. तो डायमेंशनल रिजल्ट्स के अलावा अगर मेटलर्जिकल, केमिकल, फिजिकल के रिपोर्ट्स अगर सबमिट करने हैं आपको, तो उनके अलग रिपोर्ट्स हो सकते हैं। और जो आप रिजल्ट सबमिट करेंगे उसमें आपके जो अलग अलग टूल कैविटीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग लाइंस हैं, सारे लाइंस के, सारे कैविटीज के अलग अलग रिपोर्ट्स होने चाहिए। और जो भी आपने प्रोडक्शन किया है उन सैंपल्स को नंबरिंग करके उनके जो नंबर है इंस्पेक्शन रिपोर्ट में होने चाहिए आइडियली, कस्टमर को पता चले कि जो डायमेंशन है कौन से पार्ट है, कौन सा रिजर्व है, और कस्टमर उसके हिसाब से अपना ट्रायल करके फिटमेंट फॉर्म और फंक्शन को चेक कर सकता है और कंफर्म कर सकता है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, रिजल्ट्स दैट डू नॉट मीट द डिजाइन स्पेसिफिकेशन शैल बी एड्रेस्ड प्रायर टू प्रीवियस सबमिशन, यानी कि अगर आपको इंस्पेक्शन करने के दौरान में ऐसे कोई डायमेंशन नजर आते हैं जो कि रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसको हाईलाइट कर लीजिए, ताकि कस्टमर को पता चले कि ये जो पैरामीटर्स हैं मीट नहीं कर रहे हैं। तो अगर फिटमेंट फॉर्म और फंक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहा होगा तो कस्टमर हो सकता है उसको अप्रूव कर दे, और अगर अफेक्ट कर रहा होगा तो कस्टमर हो सकता है कि उसमें इंप्रूवमेंट करने की एक्सपेक्टेशन रखेगा। मेरा जो नेक्स्ट एलिमेंट है दोस्तों, रिकॉर्ड्स ऑफ मटेरियल और परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट्स, यानी कि यहां पे दो चीजें हो गई, मटेरियल टेस्ट रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट्स। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं मटेरियल टेस्ट रिजल्ट। तो दोस्तों मटेरियल टेस्ट रिजल्ट में जो भी रिक्वायरमेंट है, केमिकल, फिजिकल, मेटलर्जिकल, इन सारे को आपको चेक करना है, और ये रिक्वायरमेंट टिपिकली हमारे ड्राइंग में या कंट्रोल प्लान में मेंशन किए रहते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको टेस्ट करके रिपोर्ट सबमिट करने हैं। अगर आपने ऐसा कोई मटेरियल प्रोक्यूरमेंट करना है जहां पर कस्टमर ने स्पेसिफाई किया है कि जो मटेरियल है इसका प्रोक्यूरमेंट करने का सोर्स ये है, यानी कि आप शीट मेटल का प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं, वायर का प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं, बिलेट का प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं, आप कोई भी रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट कर रहे हो, अगर कस्टमर ने बोला हुआ है कि आपको इस सोर्स से प्रोक्यूरमेंट करना है, तो आपको अप्रूव सोर्स से ही प्रोक्यूरमेंट करना है। और नेक्स्ट दोस्तों परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट्स। तो आपके डिजाइन रिकॉर्ड में, यानी कि ड्राइंग में और कंट्रोल प्लान में जो भी परफॉर्मेंस के टेस्ट के रिक्वायरमेंट दिए गए हैं, सारे परफॉर्मेंस के टेस्ट के रिक्वायरमेंट को आपको पूरा करना है और उसके रिपोर्ट को भी सबमिट करना है। तो दोस्तों मटेरियल रिजल्ट्स को जब आप सबमिट करें, मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट को जब भी सबमिट करें, तो एक अच्छा तरीका होता है कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन से रिपोर्ट इनको जानते हैं, तो आपको मटेरियल के रिजल्ट में आपको इंक्लूड करना चाहिए द नेम ऑफ द लैबोरेटरी दैट कंडक्टेड द टेस्ट, कौन सा लैबोरेटरी आपने टेस्ट करवाया है, कौन सा टेस्ट आपने किया हुआ है, और आपने किस तारीख को टेस्ट किया है, कौन कौन से स्पेसिफिकेशन का आपने टेस्टिंग किया है, और एक्चुअल टेस्ट का जो रिपोर्ट है, अगर आपका इंटरनल लैब है या आपने बाहर के लैब से करवाया है, उसका दोनों का रिपोर्ट होना चाहिए। और दोस्तों उसी तरीके से अगर आपने कोई परफॉर्मेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया है, उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि किस लैब से आपने करवाया है, लैब का नाम क्लियरली आना चाहिए, किस तारीख को करवाया आपने, कौन सा टेस्ट करवाया, टेस्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके रिक्वायरमेंट क्या है, और ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट क्या है। ये सारी चीजें जो हैं आपके टेस्ट रिजल्ट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और फाइनली आपको स्टेटस भी मेंशन करना है कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारा 11th एलिमेंट है विकल्प का दोस्तों, इनिशियल प्रोसेस स्टडीज। दोस्तों हमारा जो कैपेबिलिटी स्टडीज होता है, ये हमको बताता है कि हमारा जो प्रोसेस है मेरे डिजाइन के रिक्वायरमेंट्स को कितना मीट कर पा रहा है, यानी कि मेरे सारे पैरामीटर के डायमेंशन दिए रहते हैं, टॉलरेंस दिए रहते हैं, तो टॉलरेंस के रेस्पेक्ट से मेरे जो पार्ट है प्रोसेस में कैसे बिहेव कर रहे हैं, सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये जो है मेरे प्रोसेस कैपेबिलिटी से मुझे पता चलता है। और इसके लिए मैं कुछ प्रोसेस के इंडाइसेस का इस्तेमाल करता हूं, और मैं जो टिपिकल इंडाइसेस का इस्तेमाल
स्टडी के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका सीपीके जो है ये 1.67 से ऊपर होना चाहिए, और आपको प्रोसेस कैपेबिलिटी में ध्यान रखना है कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं उनके लिए सीपीके जो है 1.67 से ऊपर होना चाहिए, और बाकी पैरामीटर के लिए 1.33 से ऊपर होना चाहिए। और टिपिकली क्या होता है, फीवर के टाइम में आपका जो रिक्वायरमेंट होता है थोड़ा सा हायर लेवल में रहता है, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस में थोड़ा सा कम रहता है। यानी कि आपका इनिशियल प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडाइसिस जो है टीपीके वो आपका 1.67 से ऊपर होना चाहिए, और ऑनगोइंग प्रोसेस कंडीशन में आपका जो सीपीके है वो 1.33 से ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, मेरे प्रोसेस कैपेबिलिटी हम जानते हैं हमारे दो वॉइसेस होते हैं, एक वॉइस होता है प्रोसेस का और दूसरा होता है डिजाइन का। यानी कि जो लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, ये लिमिट जो होता है ये मेरा डिजाइनर डिसाइड करता है ना। और ये जो है बीच वाला, यानी कि जो बेल शेप कर्व में बन के निकल के आ रहा है, और जो सेंटर है म्यू, यानी कि मेरा मीन हो गया, और यहाँ पर मीन से 3 सिग्मा लेफ्ट साइड में और 3 सिग्मा राइट साइड में, यानी कि म्यू माइनस 3 सिग्मा और ये म्यू प्लस 3 सिग्मा है। ये मेरा जो है ये मेरा नेचुरल प्रोसेस का वेरिएशन है, और ये जो है ये मेरा स्पेसिफिकेशन का टॉलरेंस इंटरवल है। यानी कि ये जो है प्री डिसाइडेड हो गया डिजाइनर के द्वारा, और ये जो है मेरा एक्चुअल प्रोसेस बिहेव कर रहा है। और आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोसेस है वो कैपेबल होना चाहिए। आपको कैपेबिलिटी के कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। ये कंडीशन है जहां पर देख सकते हैं आप, ये लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है। आपका प्रोसेस जो है दोनों तरफ में बाहर जा रहा है, यानी कि दोनों साइड में रिजेक्शन बन रहा है, तो ये नॉन कैपेबल प्रोसेस हो गया। इस वाले कंडीशन में आप देख रहे हैं प्रोसेस मेरा शिफ्ट हो गया, यानी कि अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट से बाहर जा रहा है, तो ये भी कैपेबल नहीं है। थर्ड कंडीशन जो है यहाँ पर प्रोसेस जो है लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट से बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर भी रिजेक्शन बन रहे हैं, ये भी कैपेबल नहीं है। दोस्तों, हम जब कैपेबिलिटी स्टडीज करते हैं तो कैपेबिलिटी स्टडी में हमारे दो तरह के स्टडी होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपेबिलिटी स्टडी और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी। दोस्तों, हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपेबिलिटी स्टडी होता है जिसमें कि हम सीपी और सीपीए कैलकुलेट करते हैं, इसमें टिपिकली हमारा जो सैंपल साइज होता है वो कम होता है,